बुद्ध्या विहीनमतिबिभ्रम सर्वशून्यं विश्वं भयाति विषमापद मृत्युतुल्यं व्याधिर्वियोगधनहानि विषानि चैवं राहोर्दशा सृजति जीवित संशयं च। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आज आप सबके सामने राहु से आपका परिचय कराने। दरअसल राहु के बारे में जब भी हमारे दिमाग में कोई धारणा बनती है तो प्रायः निगेटिव ज़्यादा। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम थोड़ा लंबा हो या छोटा हो, जैसा भी होगा विलंब से नहीं और जल्दी देख करके ज़रूर बताइए कैसा लगा। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। आइए अब आपको सीधे मुद्दे पे लेके आता हूं। दरअसल आज के कार्यक्रम में हम राहु की प्रकृति के बारे में समझेंगे। वो कैसा सोचता है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, वो चलता कैसे है, उठता कैसे है, बैठता कैसे है, वो क्या क्या चीज़ें करता है। राहु से प्रेरित इंसान किस तरीके की मनोवृत्ति को धारण करने वाला होता है, ये बहुत गौर करने वाली है। और एक बात बताऊं तो आजकल तो राहु से प्रेरित लोगों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि ये कलयुग है ना, और कलयुग में तो राहु का प्रभाव वैसे भी बहुत ज़्यादा चरम पे होता है, ये स्थिति है। और अगर व्यक्ति की कुंडली में राहु कुछ अच्छे परिणामों को देने वाला है तो उसकी चर्चा हम अगले किसी अन्य भाग में करेंगे। आज हम सिर्फ ये प्रयास करेंगे जानने का कि उसका स्वभाव कैसा है, बाय नेचर वो कैसा है और उसकी प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले बता दूं, राहु का अपना कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है। वो न किसी भौतिक अवस्था को धारण करने वाला है और न ही किसी भौतिकीय रूप में उसे देखा जाता है। राहु की स्थिति अगर आप चर्चा करने चलते हैं तो सबसे पहले प्रदर्शक को ये बता दूं कि वो धुआं का सा है। उसका रंग जो है वो काला है और भूरा है। पूरा काला नहीं, पूरा भूरा भी नहीं, मतलब बीच का स्टेट होता है ये। पीत और रक्त ये सूर्य का प्रभाव होता है, ये सूर्य के रंग होते हैं। तो यानी कि पूरा पीला या तो फिर पूरा लाल। लेकिन राहु के बारे में अगर आप विचार करते हैं तो राहु को कोई विशेष रंग नहीं दिया गया है। वो दोनों के बीच की अवस्था है। जहां भूरा बढ़ता है तो काला होता है और जहां काला थोड़ा कम होता है तो भूरा होता है। यही बीच की अवस्था राहु की है। मतलब वो अपनी अवस्था से ही व्यक्ति के दिमाग में कंफ्यूजन को डालने वाला है। दरअसल आपने मैट्रिक की क्लास में प्रिज्म देखा होगा और आगे अगर पढ़ाई करी होगी तो आपने प्रिज्म को देखा होगा। प्रिज्म से जब हम किसी प्रकाशीय तरंग को गुजारते हैं तो वो 7 विभिन्न रंगों में उसका विभाजन हो जाता है। क्लियर है? तो जहां तक हम रंगों को देख पाते हैं, जिन जिन वर्णों को हम देख पाते हैं, वो तो ग्रह होते हैं। वो सभी के सभी वो ग्रह होते हैं। लेकिन जैसे ही कोई ऐसी रोशनी जिसे हम हमारे नेत्र नहीं देख पाते हैं, वही राहु है। मतलब एक पराबैंगनी और एक अवरक्त, यानी कि एक ऐसी स्थिति जहां पे हम न तो किसी रोशनी को देख पाते हैं लेकिन वो है और अपना प्रभाव डालती रहती है। एक ऐसी ध्वनि जो सुनी नहीं जा सकती है क्रमशः हम आसान और साधारण व्यक्तियों के द्वारा बिना किसी यंत्र की सहायता से, वो राहु है। एक ऐसी ध्वनि जिसका प्रभाव सिर्फ देखने को बनता है और मिलता है, वो राहु है। राहु मोटा है, थुलथुला है, बड़े तोंद वाला है, जो बिल्कुल गंध से युक्त है, दुर्गंध करता है, जिसके पास जाने से व्यक्ति को मन नहीं लगता है। जिसके पास आप जाएंगे तो आपको वहां से भागने का मन करेगा। जो गंदा रहना चाहता है, जिसके नाखून बढ़े हैं, जिसके शरीर में बालों की अधिकता है, जिसके चेहरे पे बालों की अधिकता है, जो लंबे बालों का शौकीन है, जो बाल रखना चाहता है, जो गंदे नाखून को रखना चाहता है, जो नहाने में दिक्कत करता है, जो स्नान करने में परेशानी महसूस करता है, जो अपने आप को गंदी अवस्था में रखने के लिए ही परिचायक हो जाता है, वही राहु है। अगर आपके सामने किसी भी ऐसे व्यक्ति को आप देख रहे हैं जो क्रमशः मोटा है, थुलथुला है, गंदा है और शरीर को साफ नहीं रखता है, उसके ऊपर से राहु का प्रभाव है। ये बात है।
अगर वो अपने कपड़े सिल करके पहनने का आदी हो गया हो, या फटा कपड़ा पहनता हो, या छिद्रान्वेषी हो जिसको घाव निरंतर कहीं ना कहीं हुआ रहता हो, और चमड़े में विशेषतया जो क्लिष्ट बीमारियां हैं ना, जैसे कोढ़ हो जाना, ये राहु कराता है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर घाव होता है तो उस घाव में जो दर्द है वो केतु है। उस घाव में जो दर्द रूपी अवस्था बन रही है वो केतु की है। और दरअसल वो जो घाव है, जो फिजिकली हमें दिख रहा है, उसका गहराईपन, उसका चौड़ा होना, उसका बिल्कुल भयानक होना, उसका जो एक स्थिति जो उसकी दिख रही है, जो मेरे नेत्रों के सामने है, वो राहु है। राहु वृक्ष में दीमक का काम करता है, जो सामने से तो वृक्ष को बड़ा हरा भरा सा दिखता है, परंतु अंदर से उसे खोखला कर देता है, उसे कमजोर कर देता है। राहु जो है वो प्रतिबिंब है, वो जैसे राशि और जैसे ग्रह के साथ बैठता है उसी के सदृश अपनी स्थिति बना लेता है। अगर वो स्त्री की राशि में बैठा, जैसे वृषभ, कर्क आदि राशियों में बैठ जाता है, स्त्री कारक राशियों में, तो वो स्त्री संतति से निकट ले जाने वाला और स्त्री संतति का जन्मदाता हो जाता है व्यक्ति। अगर आपकी कुंडली में राहु स्त्री कारक ग्रह में बैठे हों या स्त्री की राशि में बैठे हैं, तो आपको जो संततियां होंगी वो स्त्रियोचित होंगी, या फिर स्त्री संतति का पिता व्यक्ति ज्यादा होता है। अगर वही राहु पुरुष राशि में बैठे हों तो व्यक्ति पुरुष संतति का मालिक होता है। ये तो रही इस बात की स्थिति। राहु के क्षेत्र में अगर और ज्यादा गहराई से देखते हैं तो ये धुआं है। धुआं का कोई रूप होता है क्या? नहीं ना। बस वही बात है, आपने अग्नि जलाई और वो धुआं बना, और वो सिर्फ व्यक्ति के दम घुटने का कारण बनता है, वही राहु है। दरअसल आप कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपने मेडिकल चेकअप के लिए, और जब उसकी रिपोर्ट आती है तो उसमें कुछ निकलता ही नहीं है। प्रायः आपने कई बार लोगों को यह कहते सुना होगा कि परेशान हूं, डॉक्टर के पास जाता हूं तो डॉक्टर बोलता है कोई बीमारी नहीं है। तो दरअसल ये जो अवस्था है ये राहु देते हैं। जब भी राहु अंतर, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर, प्राणांतर में आते हैं वो इस तरीके की स्थिति देते हैं। ये बात गंभीरता से विचार करने वाली है। और निकट से आकर के राहु को समझे तो वो दुर्गंध करता है, वो प्रायः अपना जबड़ा गंदा रखता है, उसके दांतों के बीच की स्थिति गंदी होती है, वो मुंह धोने में, चेहरा सफाई करने में, मुंह की गंदगी साफ करने में जो निरंतर पान चबाता रहता हो, जो निरंतर किसी ऐसी स्थिति में रहता हो जिसके दांत हमेशा गंदे रहते हो प्रायः, और जो कंफ्यूज रहता हो, जिसकी बातों पे आपको कभी भरोसा ना होता हो, वो राहु है। सामने से जैसे ही किसी व्यक्ति से आप दो चार होते हैं जो कंफ्यूज कर रहा है आपको और फंसाने का काम कर रहा है, ट्रैप, जो ट्रैपिंग का काम होता है वो राहु से प्रेरित होता है। अब जैसे शेयर सट्टेबाजी का काम हो गया, जुआ खेलने का काम हो गया, और बैंकिंग का काम हो गया, नेता बनने का काम हो गया, कला क्षेत्र में जाने का काम हो गया, चित्रकारी का काम करना हो गया, और ऐसी स्थिति में ये सारी जो स्थितियां हैं वो राहु कराते हैं। और भी कई क्षेत्र आप मुझे मैं अगर ना बन पाऊं या ना बोल पाऊं तो और भी ऐसे कई क्षेत्रों को आप ले सकते हैं जहां से राहु का विचार किया जाता है। ऐसी स्थिति में कि जब भी व्यक्ति राहु से प्रेषित होता है उसके दिमाग में जो मेंटल स्थिति होती है उसकी, वो थोड़ी कंफ्यूजन में होती है। मतलब वो इतना ज़्यादा बहुमुखी होता है दरअसल कि वो कंफ्यूज हो जाता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में कल्पना करिए जो अध्यात्म से भी जुड़ा हो, पाखंड से भी जुड़ा हो, जो राजनीति भी करना जानता हो, जो दया भी रखता हो, धर्म का काम करता हो तो बहुत तीव्रता से करता हो, निष्ठुर होता है तो बहुत घृणित होता हो, जो बलात्कार करता है, जो स्त्रियों के प्रति गंदी निगाह रखता है, जो लोगों को ठगना जानता है, जो लोगों को संकुचित करना जानता है, जो लोगों के सामने ऐसी ही बात करने के लिए जाहिर करता है अपने मन स्थिति को कि उसे क्या पसंद है। अगर मैं राहु से प्रेरित हूं तो आपके सामने सिर्फ वही बात कहूंगा जो आपको पसंद आए, और ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए जो नेत्र से नेत्र मिलाकर के बात ना करते हों। ये राहु कराता है। राहु दरअसल कम्युनिकेशन का कारक भी होता है। ये आप इंटरनेट का वर्ल्ड जितना देख रहे हैं ना प्रिय दर्शकों, ये सब के सब राहु से प्रेरित हैं। जैसे वाईफाई, राहु का मतलब होता है तरंग जो दिखता नहीं है। राहु का मतलब है डिपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह बिना दिखे।
वो दिख तो नहीं रहा है लेकिन अपना प्रभाव डाल रहा है। जैसे ब्लूटूथ, आपने एक फाइल दूसरे फाइल पे भेजने का प्रयास किया, दूसरे जगह पे दूसरे डेस्टिनेशन पे भेजने का प्रयास किया, वो दिखा नहीं लेकिन उसका प्रभाव दिख गया। ये राहु है। राहु अगर आपके ऊपर से गुजर रहा है तो दरअसल आपको वो भक्ति भावना में भी इतना ज्यादा तीव्रता से डाल देता है। आपने कई बार लोगों को देखा है ऐसे जो कभी पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन जैसे ही राहु आता है तो अत्यंत तीव्रता से पूजा पाठ करने लगते हैं। या फिर कई बार अगर उसकी स्थिति ऐसी हो कि वो आरंभ में तो बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करता था, बाद में बिल्कुल पूजा पाठ करने लगा, आरंभ में तो बिल्कुल बहुत ज्यादा पूजा पाठ करता था और बिल्कुल बाद में छोड़ दिया। ये जो बीच की स्थिति है ये राहु कराते हैं। राहु फोटो स्टेट की दुकान खुलवाते हैं, राहु चित्रकारी कराते हैं, राहु कंफ्यूजन में डाल करके व्यक्ति को भ्रमित कर देते हैं, राहु बहुमुखी बना देते हैं। दरअसल आपके पास इतना और इतनी ज्यादा संभावनाएं बन जाती हैं आपके दिमाग में कि व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है मुझे करना क्या है। उसके पास कल्पना शक्ति उसकी इतनी तीव्र है और तीखी है कि वो समझ नहीं पाता है। एक राहु से प्रेरित व्यक्ति हर क्षेत्र में जा सकता है। बहुमुखी होने का मतलब है उसके पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसका वो मालिक ना हो। बस मतलब वो, उसका ज्ञान भी बहुत बढ़िया है, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा है, उसके धन की स्थिति भी बहुत अच्छी है, वो पराक्रमी भी बहुत ज्यादा है, वो सुख को छीन लेता है, उसके ज्ञान की स्थिति कहने लायक नहीं है, वो बहुत तीव्र ज्ञानी है, रोग को जीतने वाला है, प्रतिस्पर्धा से जीतने वाला है, उसका संतान पक्ष बड़ा बेहतर होगा, दाम्पत्य बड़ा बेहतर होगा, उसको रोग भयानक होते हैं, वो मरने के बिल्कुल निकट जा जा करके बच जाता है। ये राहु है। उसका भाग्य, उसका धर्म और उसकी स्थिति धर्म को लेकर के अपने बड़े जनों के प्रति बड़ी तीखी होती है और अजीब सी होती है। वो कैरियर में बहुत ज्यादा लोगों पे डोमिनेट करता है, नेता बन जाता है ना, ठगने ठगाने वाला काम करता है, अपनी भाषा भाषी से लोगों को प्रभावित करके उसके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। ये राहु है। दरअसल वो व्यक्ति जिसकी कुंडली में अगर यहां का राहु बैठ जाए तो कितने लोगों को ही ठग लेता है और वो नेता कराते हैं। राहु की स्थिति अगर कुछ किसी विभिन्न भावों में बन जाए तो बड़ा अजीब स्थिति क्रिएट कर देता है, व्यक्ति को ठगने ठगाने वाला बना देता है, विधवा से संपर्क कराने वाला हो जाता है, उसकी मति बुद्धि खराब कर देता है, कलुषित विचारों का व्यक्ति मालिक हो जाता है, वो निष्क्रिय और निकृष्ट कर्म करता है, वो ऐसे कर्म करता है जिसके कर्मों पे उसके माता पिता भी शर्म करते हों। वो राहु है। उसके लाभ को इतना ज्यादा और द्रुतगामी बना देता है, इतनी जल्दी से उसकी तीव्रता के पास उसके पास पैसे आते हैं वो सोच भी नहीं पाता है, बिल्कुल रैंडमली उसके पास पैसे आते हैं। और किसी ऐसे पैसे से, किसी ऐसे जगह से पैसे आते देखे गए हैं जो प्रायः कलुषित क्षेत्र से होते हों, जैसे शेयर का बाजार, धोखाधड़ी, 2 रुपए लगाया, सूदखोरी का काम, बैंकिंग का काम, 2 रुपए से लगाना और 11 रुपए का लाभ प्राप्त करना। हर वो चीज जहां से कलुषित भावनाओं का और कलुषित क्षेत्रों का विचार किया जाता है वो राहु कराते हैं। हर एक व्यवसाय जिसमें धोखाधड़ी होती हो, प्रायः एक जगह से दूसरे जगह पे लोगों को, जैसे होता है ना वर्क पावर, मैन पावर, ये सारे काम राहु के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वो कुंडलिनी है, वो सर्प है। दरअसल अगर आप राहु की प्रकृति को समझें तो वो सर्प है जो रेंग कर चलता है और फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ है। उसके पास कपड़े ही नहीं हैं लेकिन सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी वो पहनना नहीं चाहता है। जितनी ज्यादा और तीव्रता से अगर कोई ग्रह रिजल्ट करता है वो राहु करता है, और जितनी मंद गति से अगर कोई ग्रह रिजल्ट करता है वो राहु करता है, क्योंकि ये शनि से प्रेषित होता है, शनि के सदृश होता है। मिथुन का राहु अच्छा होता है, कन्या का राहु अच्छा होता है, कर्क का राहु अच्छा होता है, वृश्चिक का राहु खराब होता है, अच्छा नहीं होता है, धनु का राहु अच्छा नहीं होता है, दशम भाव का राहु व्यक्ति को ठगी बना देता है, ठग बना देता है। अगर किसी को नेता बनना हो ना, और अगर वो पूछे कि मेरी कुंडली में राहु की स्थिति क्या है, तो उसके दशम स्थान में देखिए तो कि क्या राहु बैठा है, वो पक्का ठग है, उस पर भरोसा थोड़ा कम करना चाहिए। ये बात पक्की है। कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन कई बार आपको कुछ जानकारियां ऐसे नहीं दी जाती हैं कि लोगों को बुरा ना लग जाए, क्योंकि अगर आपको बुरा लग जाएगा तो आप मेरे पास आएंगे कैसे, और इस वजह से कई बार जानकारियां छुपा ली जाती हैं। एक बात बताता हूं, पंचम और चतुर्थ का राहु भाव से अच्छा फल करता है, दसम और एकादश का राहु भाव से अच्छा फल करता है, लेकिन कैसा? वो बुरे कर्मों से।
अगर पंचम का राहु बैठा हो ना आपकी कुंडली में, तो व्यक्ति को इतना ज्यादा तीव्र और प्रखर बुद्धि का बना देता है कि व्यक्ति विशालता से ज्ञान को अर्जित करने वाला होता है। ये बात है। अगर चतुर्थ का राहु बैठ जाए तो व्यक्ति के सुख को कम कर देता है। व्यक्ति माता से झगड़ा करने वाला, अपने सुख के लिए निरंतर प्रयास करता है और फिर भी मिलता नहीं है। दसम का राहु तो बिल्कुल बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कई बार वैमनस्य पैदा कर देता है कि व्यक्ति को, अब चूंकि हम कलयुग में रह रहे हैं तो कलयुगी प्रभाव से आपको प्रभाव बताया जाता है उसका। लेकिन अगर आप सतयुग में जा करके देखें या फिर जब ज्योतिष की स्थिति हम देखते हैं तो मानवता के दृष्टिकोण से राहु का प्रभाव थोड़ा अजीब सा होता है और बुरा कहा जाता है। धन के मामले में ये राहु यहाँ का अच्छा फल देता है, क्योंकि नेता मदारी धन कमा लेते हैं बहुत ज़्यादा, किसी न किसी तरह से ट्रैप करके लोगों को फंसा लेते हैं। सामने आएंगे तो लगेगा कि वो आपके लिए ही हैं, लेकिन जब जीत के जाते हैं तो पता चलता है कि अरे बाप रे, वो तो मेरा कभी था ही नहीं। ये स्थितियां राहु देते हैं। भाग्य में कमजोरी राहु देते हैं, स्वास्थ्य में परेशानी राहु देते हैं, मेंटल पोजीशन को बिल्कुल छत विछत कर देते हैं, राहु कर देते हैं, सोचने की क्षमता बिल्कुल खत्म कर देते हैं, ये राहु करते हैं। व्यक्ति के पास इतना ज्यादा संभावनाएं हैं कि वो समझ ही नहीं पाता कि मुझे करना क्या है, ये सब काम राहु कराते हैं। राहु काल 24 मिनट का होता है। राहु काल पंचांग में 24 मिनट का होता है, लेकिन उसी काल में हमारा शास्त्र यह कहता है कि कोई भी अच्छा और शुभ कर्म नहीं किया जाता है। अगर किसी को सताना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर किसी को परेशान करना चाहते हैं तो राहु काल का कृत्य अच्छा माना जाता है, किसी को दुष्प्रभावित करना चाहते हैं तो राहु काल में किया जा सकता है। लेकिन कोई भी शुभ कर्म जो अच्छे कर्मों के लिए और जिसकी परिणति अच्छे कर्मों के रूप में आती हो, अच्छे फल के रूप में आती हो, उसके लिए राहु का काल अच्छा नहीं माना जाता है। एक राशि में राहु 1.5 वर्ष तक रहते हैं और ये प्रायः वक्री चलते हैं, मतलब पीछे एक राशि में, जैसे कन्या में है तो फिर कर्क में आएंगे, सिंह में आएंगे, ऐसे पीछे जाते हैं ये। अगर सिंह में है तो कर्क में आएंगे, पीछे की राशि से इनका भ्रमण होता है। और ये प्रायः सूर्य और चंद्रमा के प्रबल शत्रु होते हैं, उनको देखना नहीं चाहते ये। अगर राहु अच्छे नक्षत्र में बैठा हो तो बड़ा अच्छा लाभ करता है। जैसे गुरु का नक्षत्र अगर धारण कर ले कभी कभी तो, और गुरु अच्छे पोजीशन में बैठे हों तो अच्छा होता है। बुध के नक्षत्र में बैठ जाए, बुध उनका मित्र होता है। अगर बुध के नक्षत्र में राहु बैठ जाए तो बड़ा श्रेष्ठ हो जाता है। और लेकिन हाँ, यहाँ पे ये बात बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपकी कुंडली में राहु जिस भी ग्रह में बैठा है, जिस भी राशि में बैठा है, उस राशि के अधिपति की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। ये बात पक्की है। जिस नक्षत्र में राहु बैठा है उस नक्षत्र के अधिपति की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अष्टम का राहु बड़ा बुरा होता है, अच्छा नहीं होता है, उस पर भरोसा मत करिएगा। अष्टम का राहु बुरा होता है, व्याधि देता है, रोग देता है, मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, परेशानियां देता है, धन की परेशानियों को देने वाला होता है, धन से संबंधित समस्याओं को देने वाला होता है, आपके लाभ को कम कर देता है, आपके व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचा देता है, आपके स्वास्थ्य को परेशान कर देता है, कंफ्यूजन में रखता है, मेंटल स्टेट को वो जो है वो एक तरह से ऐसी स्थिति में कि जहां पे व्यक्ति मनोरोगी हो जाता है। अगर कहीं से भी खराब राहु का प्रभाव लग्न पे रहा तो व्यक्ति को मनोरोगी और खास करके बहुत ज्यादा मनोरोगी बना देता है। एपिलेप्सी वगैरह की संभावनाएं बन जाती है, व्यक्ति मिर्गी वगैरह के दौरे आने लगते हैं, ये स्थितियां बनती हैं। चमड़े में अगर बहुत ज़्यादा खराब कोई बीमारी हो रही हो तो उसके लिए राहु को ठीक करना जरूरी होता है। अगर लगातार निरंतर कोई ना कोई व्रण होता हो, घाव फोड़ा फुंसी होती हो, तो उसके लिए राहु और बुध को देख लेना चाहिए। ये बात है। भाग्य सहयोगी सिद्ध नहीं हो रहा है और भाग्य कमजोर हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में राहु का चेकअप करा लीजिए कि वो राहु कैसी स्थिति में, उसका कहीं प्रभाव आपके भाग्य भाव पे बुरे तौर पे तो नहीं देखा जा रहा है। ये बात है। राहु एक ऐसा ग्रह जो है नहीं परंतु फल करता है। जो जिस राशि के अधिपति के साथ बैठता है वो उसी के सदृश अपना स्टेट बना लेता है, उसी के सदृश रहने वाला और उसी के सदृश व्यवहार करने वाला हो जाता है और किसी भी भाव के फल को वो 4 गुना वृद्धि दे देता है जितना उसको फल मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में बुध अगर बाल अवस्था के बैठे हैं, तो अगर बुध बाल अवस्था के बैठे हैं और वो पंचम भाव में बैठे हैं, मान के चलिए अगर किसी भी भाव में बैठे हैं राहु के साथ बुध, और बुध अगर बाल अवस्था का है तो उसका फल जो मिलेगा वो 25% का मिलेगा, तो राहु उसको बल दे करके 100% पे ला देंगे। ये बात है। राहु का जितना दोष है वो सब बुध नष्ट कर देते हैं अगर बुध अच्छी स्थिति में है तो, और केंद्र में हो तो। केंद्र का राहु अच्छा होता है कई बार और वो अच्छा भी फल करता है, और कई बार वो इतना ज़्यादा व्यक्ति को कंफ्यूज कर देता है कि उसके निर्णय लेने की क्षमता बिल्कुल निकृष्ट और परम कुरूप हो जाती है।
मैं राहु से प्रेरित ऐसे कई लोगों से मिला हूं जो बहुत ज़्यादा बहुमुखी थे, लेकिन आज तक जीवन में कुछ भी नहीं कर पाए। वो भटक रहे हैं, कभी मीडिया की तरफ, कभी कैरियर के लिए वो राजनीति में जाना चाहते हैं, कभी अध्यात्म के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कभी पाखंडी बनना चाहते हैं, कभी पुजारी बनना चाहते हैं, कभी कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कभी न्यूज़ की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं। ये सारा काम वो करना चाहते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी अवस्थागत चेक करने की आवश्यकता है कि आपकी कुंडली में राहु की अवस्था क्या है, वो कैसे भाव में बैठा है, किन किन भावों पे दृष्टि डाल रहा है। ये बात बहुत जरूरी है। पंचम भाव का राहु ज्ञान के मामले में अच्छा होता है। दसम भाव का राहु लोगों पे राज करने के मामले में अच्छा होता है। यहाँ का राहु व्यक्ति के नौकरी और बहुत बड़े स्तर पे लोगों पे शासन करने के लिए भी जाना जाता है। ये दोनों भाव, चौथे और दसम का संबंध जब राहु का हो जाए तो अच्छा होता है राहु और केतु का। ये स्थितियां राहु की हैं। अगर आप राहु को खोजना चाहते हैं तो निश्चित रूप से एक ऐसे पुरुष को खोज लीजिए जो अभी अधर्म पे चल रहा हो, जो दाढ़ी रखता हो, जो कंफ्यूज है, जिसके पास जाकर के आपका कंफ्यूजन बढ़ जाता है, जिसके पास जाकर के आप उससे अपने आप को बुरे तौर पे प्रभावित महसूस करते हो। और टेबल के नीचे से जो पैसे कमाने का काम करता है वो राहु करता है। घुसखोरी का काम, लोगों पे फंसाने का काम, झूठी जालसाजी का काम, आरोप प्रत्यारोप का काम, गंदी और भद्दी बातें फैलाने का काम, भ्रामक स्थितियों में ले जाने का काम, बुरी खबरों को फैलाने का काम, ये आजकल की जो मीडिया कर रही है, ये काम राहु का है। और कलयुग में तो वैसे भी इसका प्रभाव और ज्यादा बढ़ता दिख रहा है। आपके सामने जितने भी बुरी खबरें आती हैं वो सब राहु का है। व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारी खेल राहु के अंतर्गत आते हैं, जो कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरे जगह पे आ रहे हैं और अपना प्रभाव बहुत बड़े स्तर पे फैला रहे हैं। राहु जो है वो बड़ा है, उसके पंजे जो हैं वो बड़े हैं और दरअसल वो सबको प्रभावित करना चाहता है, क्योंकि ये कलयुग है। जिसके भी चेहरे पे बहुत सख्त दाढ़ी हो और जो बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित करना चाहता हो अपनी वाणी से। जो लोग राहु से प्रभावित होते हैं वो बहुत ज्यादा बकबक करते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं तीव्रता से, और कई बार बहुत तीव्रता से अपना प्रभाव भी दिखा करके तुरंत खत्म भी हो जाते हैं। ये राहु है। मुझे पूरा भरोसा है आपको राहु के बारे में कई चीजें पता चली होंगी, और अगर इसकी स्थिति बनी तो आगे आने वाले दिनों में मैं और भी इस पे कार्यक्रम जरूर लाऊंगा। राहु की दशा 18 साल की होती है, और ऊपर जो मैंने श्लोक बोला है बुद्ध्या विहीनमति विभ्रम सर्वशून्यम, वो सारा कर देता है राहु। इसी महादशा के क्रम में आपको राजा भी बनाता है, रंक भी बनाता है, मेहनत भी कराता है और आलस्य भी देता है, प्रमाद भी देता है। ये सारा काम राहु करता है। दरअसल कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे राहु का प्रभाव ना हो। वो अत्यंत तीव्रता से देता है और अत्यंत मलिनता से भी देता है। ये सारा काम राहु के अंतर्गत है। अगर धर्म के मामले पे व्यक्ति चलेगा तो बहुत तीव्रता से धार्मिक हो जाएगा और पूजा तुरंत करना शुरू कर देता है, और जब बंद करेगा तो बिल्कुल बंद कर देगा। दान की मनोवृत्ति होगी तो बिल्कुल दानी हो जाएगा, सारा चीज दे देगा। लेकिन अगर निष्ठुर होगा तो पापी हो जाता है और भयंकर वो क्रूर मानसिकता का व्यक्ति हो जाता है। अगर वो घृणित कर्म करेगा तो बड़ा क्रूरतम करता है, वो राहु से प्रेरित होता है। राहु जो है वो लिक्विड है। कैसा? विष का। शराब राहु, धुआं राहु, सिगरेट राहु, धूम्रपान राहु, तंबाकू राहु, विष का पान करना ये राहु। तो आप जैसे भी उसको अपने शरीर में ले जा रहे हैं ये सारा काम राहु का है, और यही वजह है कि व्यक्ति के मति बुद्धि को वो परेशान करता है। और ऐसी स्थिति में ना तो आप अपने से बड़ों का आदर करते हैं, ना तो अपने से छोटे से सम्मान पाने की कोई इच्छा रखते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप हैं क्या, और यही राहु है। ऐसी स्थिति में जहां भी आपकी कुंडली में राहु का प्रभाव होगा, आपको ना तो ज्योतिष पे भरोसा करने देगा और ना ज्योतिष से अलग रख सकता है। ये दोनों ही स्थितियां राहु देता है। बीच की स्थिति है वो, ना तो इधर भेजता है और ना इधर, और बीच की स्थिति अच्छी नहीं होती है। एक तरफ होना बहुत जरूरी है, और बीच के रहेंगे तो नैया डूब जाती है कई बार। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। पूरा भरोसा है आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आने वाले दिनों में और भी कार्यक्रम बनाऊंगा राहु पे, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल लाऊंगा और बेहतर लाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।